नमस्कार भैया बहनों, सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी के पाठ 10 अपूर्व अनुभव के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा है संस्मरण और इस पाठ के लेखक हैं श्री तेतुस्को कुरियानागी। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 10 अपूर्व अनुभव के भाग 3 का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। पहला, पाठ का सार। दूसरा, शब्दार्थ। तीसरा, अभ्यास प्रश्न। आप सभी भैया बहनों को इन सब प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के भाग 3 का अध्ययन हम इस भाग में करेंगे। इससे पूर्व हमने भाग 1 और 2 में यह देखा था कि तोतो-चान एक जापानी बालिका है जिसके सहपाठी का नाम है यासुकी-चान, जो कि पोलियो की बीमारी से ग्रस्त होता है। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करती है, परंतु यासुकी-चान पोलियो से ग्रस्त होने के कारण उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। फिर तोतो-चान उसे सीढ़ी और तिपाई वाली सीढ़ी से चढ़ाने की कोशिश करती है, परंतु वह उसे पेड़ पर नहीं चढ़ा पाती। तब यासुकी-चान उदास हो जाता है और तोतो-चान कहने लगती है। इसी चीज का अध्ययन हम इस भाग में करेंगे। यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर नई नई चीजें दिखाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। तोतो-चान ने यासुकी-चान को इसलिए अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था क्योंकि उसका पेड़ ऊंचा था और वहां से उसे वो कई तरह की नई नई चीजें दिखाना चाहती थी। पर वह रोई नहीं और हताश भी नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी हुई अंगुलियों वाला हाथ अपने हाथ में थामा अर्थात पकड़ा और उसे ऊपर पेड़ की तरफ खींचने लगी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही अर्थात पकड़े रही। तब वो बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींच लेती हूँ, और वह उसे पेड़ पर खींच लेती है। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर अगर खींचते हुए कोई बड़ा व्यक्ति देख लेता तो वो डर ही जाता और चीखने लगता। उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई दे रही थी। यासुकी-चान तोतो-चान जो कि यासुकी-चान से छोटी थी, फिर भी उसे खींचकर एक जोखिम भरा कार्य कर रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह यासुकी-चान को पूरी ताकत से खींचने लगी। बादलों का एक टुकड़ा बीच बीच में उन्हें छाया प्रदान कर रहा था क्योंकि उस वक्त कड़कड़ाती धूप थी। तो जैसे ही बादल का टुकड़े की छाया उन पर आती तो उन्हें राहत महसूस होती। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशिखा पर थे, अर्थात तोतो-चान की मेहनत रंग लाई। उसने यासुकी-चान को द्विशाखा पर बिठा दिया और दोनों आमने सामने थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान में
झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान को खींचते वक्त उसने बहुत मेहनत करी थी, तो उसके मुंह पर बहुत पसीना आया हुआ था और उस पर बाल चिपके हुए थे। उन बालों को हटाकर बड़े सम्मान से वो यासुकी चान को कहती है कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान ढाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वो भी मुस्कुराया और बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तब यासुकी चान भी इतना घबराया हुआ था कि वो भी उसको मुस्कुराते हुए जवाब दे सकता है, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। यासुकी चान जो कि पोलियो की बीमारी से ग्रस्त था, इसलिए पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। तो चान ने उसकी सहायता की तो वो पेड़ पर चढ़ा। तो उसने पेड़ पर चढ़कर दुनिया को नए नज़रिए से, नए तरीके से देखा और उसने कहा, अच्छा तो पेड़ पर चढ़ना यह होता है और यहाँ से एक नई दुनिया दिखाई भी देती है। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे, यानी इधर उधर की हंसी मजाक की बातें करने लगे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान ने उमंग से कहा। यासुकी चान ने तो चान को कहा कि मेरी बहन है एक जो अमेरिका में रहती है और उसने बताया है कि वहाँ एक टेलीविज़न नाम की चीज़ होती। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। फिर यासुकी चान अपनी बहन की उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मेरी बहन कहती है कि अगर तुम यहाँ जापान आ जाओगे तो हम घर बैठे ही सूमो और कुश्ती देखेंगे। जापान की सूमो कुश्ती बहुत प्रसिद्ध है। फिर वह अपनी बहन की बातों को दोहराता है कि मेरी बहन यह भी कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा भी होता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होगा। अर्थात तो चान ये समझ नहीं पा रही थी कि जो घर से बाहर ही नहीं जा सकता, वह घर पर बैठे बैठे इन चीज़ों को देखेगा तो उसको क्या मज़ा आएगा, क्या उसको अच्छा लगेगा। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। तो चान फिर यह सोचने लगी, क्योंकि उस वक्त टेलीविज़न का इतना अधिक प्रचलन नहीं था, इसलिए वो सोचने लगी कि जो सूमो पहलवान हैं वो छोटे से डिब्बे में किस प्रकार से आ जाएंगे। परंतु उसे यासुकी चान की बातें लुभावनी यानी आकर्षित कर रही थी, इसलिए वो उसकी बातों को सुन रही थी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था, क्योंकि उस समय टेलीविज़न अर्थात टीवी के बारे में कोई नहीं जानता था और पहली बार ही यासुकी चान ने तो चान को यह बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बहुत खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। दोनों पेड़ पर आराम से बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे गीत गुनगुना रहा है और यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ना यह पहला और अंतिम मौका था। इस प्रकार इस भाग में यह बताया गया है कि तो चान बड़ी मेहनत के साथ यासुकी चान को अपने पेड़ पर लेकर आती है और पेड़ पर से
नीचे का दृश्य अर्थात जमीन पर देखना कैसा लगता है, इसके बारे में यासुकी चान इस भाग में बताता है। अंततः दोनों ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वो बहुत देर तक गप्पे मारते रहते हैं। इस जापानी संस्मरण का अनुवाद हिंदी में किया है पूर्वयाज्ञिक कुशवाहा ने। इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पहला जोखिम अर्थात खतरा, दूसरा थामना अर्थात पकड़ना, तीसरा उमंग अर्थात उत्साह। इस भाग के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से हैं, जिन्हें आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला, तोतो चान ने यासुकी चान को किस प्रकार ऊपर चढ़ाया। प्रश्न नंबर 2, यासुकी चान को तोतो चान पर क्या भरोसा था। प्रश्न नंबर 3, यासुकी चान को दुनिया की नई झलक कब और कैसे दिखाई दी। प्रश्न नंबर 4, यासुकी चान की बहन कहाँ रहती थी और उसने किसके बारे में बताया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।